हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय। तो आइए पढ़ते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1492 ईस्वी में जायस नामक गांव, वर्तमान में रायबरेली अमेठी के पास है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ, इनके गुरु सैयद अशरफ और शेख बुरहान थे। मलिक मोहम्मद जायसी का निधन लगभग 1542 ईस्वी के आसपास माना जाता है। धर्म और विचारधारा। वे सूफी संत और एक महान कवि थे। उन्होंने भक्ति आंदोलन और सूफी मत के तत्वों को मिलाकर अपनी रचनाएं लिखी। वे प्रेम, त्याग और भक्ति के समर्थक थे। इनकी मुख्य भाषा। उन्होंने अपनी रचनाएं अवधी भाषा में लिखी, जो हिंदी की एक प्रमुख उपभाषा है। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत है। ये महाकाव्य सन 1540 ईस्वी में लिखा गया था। ये एक ऐतिहासिक प्रेम कथा है जिसमें चित्तौड़ की रानी पद्मावती, राजा रत्न सिंह और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन है। इसमें पद्मावती की सुंदरता, राजा का प्रेम और खिलजी का लालच दिखाया गया है। रचना में आध्यात्मिकता, प्रेम और त्याग के भाव भरे हुए हैं। ये एक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ है। इसका भारतीय साहित्य में बहुत महत्व है। इनके काव्य में सूफी विचारधारा और भारतीय भक्ति आंदोलन का सुंदर समन्वय है। वे प्रतीकों और रूपकों का सुंदर प्रयोग करते थे। पद्मावत को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े हों। जायसी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, महरी बाईसी, चित्रावत, कन्हावत, पोस्तीनामा। इन रचनाओं में चित्रावत किसी लोक गाथा पर आधारित है। ये किसी लोक गाथा पर लिखा गया है। अखरावट में कतिपय सूफी सिद्धांतों का वर्णन है। आखिरी कलाम उस पुनरुत्थान के समय का एक चित्रण प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है जो इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के अंत में होने वाला है। इनकी एक रचना है कन्हावत। इसमें कृष्ण कथा है। इसी प्रकार महरी बाईसी के अंतर्गत चेतावनी और उपदेश आते हैं। तथा अप्रकाशित रचनाओं में से पोस्तीनामा में अफीमचियों का खाका खींचा गया है। एक ऐसी रचना है जो प्रकाशित नहीं हुई, उसमें अफीमचियों का खाका खींचा गया है, अफीमचियों के बारे में लिखा गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी भाषा के बारे में लिखा है: जायसी की अवधी की अर्घान है। जायसी का जो भी कुछ पढ़िए, अवधी की रसगंध जरूर मिलेगी। जायसी की भाषा ठेठ अवधी है तो तुलसी की संस्कृत निष्ठ। तुलसी जी ने भी अपनी रचनाएं अवधी में की है। ये अंतर दोनों की विषय वस्तु में भी है। एक में लोक कथा है, इसलिए लोक भाषा। दूसरे में क्लासिकल कथा है, इसलिए संस्कृत निष्ठ भाषा। पद्मावत के समय तक इस प्रकार के काव्य साहित्य का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था और इसके आदर्श केवल इन्हें गिने ही थे। जायसी ने इस रचना शैली की नवीन धारा को अपनाकर बहुत बड़ी सफलता दिखाई और एक ऐसी सुंदर कृति प्रस्तुत की जो आगे के लिए नमूना बन गई। पद्मावत की सर्वप्रथम उल्लेखनीय चर्चा फ्रेंच लेखक गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक एस्त्वार द लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस पुस्तक में उन्होंने पद्मावत की चर्चा की। अपने उसके पुस्तक के द्वितीय भाग में पद्मावत ठेठ अवधि में लिखी गई है। इसमें प्रचलित सूक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों, कहावतों तक के प्रयोग सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं और इसके कारण वो पूर्ण रूप से समृद्ध और सशक्त बन गई है। पूरी रचना दोहों चौपाइयों में लिखी गई है और उसमें प्रायः सर्वत्र 7 अर्धालियों के अनंतर दोहे का प्रयोग किया गया है। ये फारसी की मसनवी शैली से भी बहुत कुछ मिलती जुलती है, जिस कारण इसे अधिकतर अन्य अनेक सूफी प्रेमाख्यानों के रचयिताओं ने भी अपनाया है। पद्मावत के प्रत्येक शीर्षक को खंड का नाम दिया गया है। ये खंड स्तुति खंड से आरंभ होकर उपसंहार खंड तक समाप्त होते हैं और इनकी कुल संख्या 58 तक पहुंचती है। प्रेमाख्यान की कथा केवल 25वें से लेकर 691 अंशों तक चलती है और प्रथम 24 अंशों तक जो उक्त स्तुति खंड के अंतर्गत आते हैं
वो क्रमशः परमात्मा की स्तुति, मोहम्मद और उनके 4 मीत की प्रशंसा, शाहे वक्त शेर शाह की महत्ता तथा कवि के पीर एवं गुरु का परिचयात्मक संकेत भी मिलता है, जो संक्षिप्त होता हुआ भी अपना विशेष महत्व रखती हैं। 24वें अंश में पद्मावत का रचना काल दिया गया है तथा इसी प्रकार आगे आने वाली कथा का सूत्र रूप में निर्देश भी कर दिया गया है और उसके 2 अंतिम अंशों द्वारा कवि ने पूरी कहानी एवं अपनी वृद्धावस्था जन्य दयनीय दशा पर भी प्रकाश डाला है। उपसंहार खंड में कहानी की आध्यात्मिक ढंग से व्याख्या की गई है, किंतु इसके प्रामाणिक संस्करणों में उसे निकाल दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में चर्चा करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों को कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। कुतुबन जायसी जैसे कवियों ने इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। हिंदू और मुस्लिम में एकता लाने का कार्य करने वाले यही कवि हैं कुतुबन और जायसी, इन्हीं का नाम लिया जाएगा।